नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं भारत 24, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस प्रोग्राम में सियासत की खबरें मैं आपको दिखाऊंगी, वो खबरें जो 24 के चुनाव पर सीधा असर डाल सकती हैं, और इसके लिए शतरंज की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। 24 के चक्रवर्ती में आज कई सियासी मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। देश में 2024 चुनाव की गुणा और गणित इस वक्त शुरू हो चुकी है। जाति के आधार पर पार्टियों ने जाल बुनना भी शुरू कर दिया है। बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े अब जारी किए, और इसके साथ ही बिहार जाति आधारित सर्वे के आंकड़े जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। और कहते हैं कि सियासत की सारी दुविधा वोटों के प्रतिशत पर रहती है, और इसी दुविधा को दूर करने के लिए बिहार सरकार ने जातिगत सर्वे के आंकड़े जारी किए हैं, जिसमें क्या प्रमुख है आपके लिए जानना जरूरी। बिहार में जाति का गणित कैसे बनाया गया है उसको आप समझिए। पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी 27.12%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 36.01%, अनुसूचित जाति है 19.65%, अनुसूचित जनजाति 1.68% और सामान्य वर्ग 15.52%। अब सोर्स क्या है? बिहार सरकार, और वहीं ये लगातार आंकड़े निकाल रही है, जिस पर अब सियासी बवाल भी शुरू हो चुका है। संकलन करके आज जो रिलीज कर रहे हैं डेटा, आप लोगों के सामने आपके पास उसकी कॉपी उपलब्ध करा दी गई है कि इसके कोई भी एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग का स्टेज नहीं आया। ये स्टेज 1 है, जिसमें हमारे पास फिगर्स और फिगर्स कॉम्प्रिहेंसिव है। हाँ, ये चीज़ शुरू में क्लियर किया जा चुका है कि जितने कैटेगरीज हैं वो सभी नोटिफाइड हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट। नेचुरली फॉर द पॉसिटी ऑफ स्पेस, जो जगह नहीं रहे तो हर एक नोटिफिकेशन इसमें लगा नहीं सकते हैं। तो जाति जनगणना का खाका नीतीश कुमार ने भले 1 साल से तैयार किया हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव लंबे वक्त से जाति जनगणना की वकालत करते रहे हैं, और लालू प्रसाद यादव इसे मंडल पार्ट 2 कहते रहे हैं, जिस मंडल के जरिए लालू यादव ने आरक्षण की लड़ाई भी लड़ी थी। बिहार ही नहीं, देश भर में जो आरक्षण का मॉडल बना, उसके बाद अब बिहार सरकार मंडल पार्ट 2 की तरफ बढ़ गई है। लालू यादव हमेशा ये कहते रहे हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, लेकिन बिहार की सियासत में एक दौर ऐसा भी था जब लालू प्रसाद यादव जाति जनगणना की मांग करते थे और नीतीश कुमार खामोशी ओढ़ लेते थे। लेकिन आज बिहार का सियासी मोड़ एक अलग चौराहे पर खुला है। बिहार में अब नाम नहीं, जाति पूछी जाएगी। बिहार सरकार ने जातियों पर प्रतिशत का बांट रखकर अपना पलड़ा फिर से मजबूत करने की एक कोशिश की है। यादव कितने फीसद है इसमें, ये आपको समझाते हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से कैटेगराइज किया गया है। यादव 14.26%, रविदास 5.2%, कोयरी 4.2%, ब्राह्मण 6.65, माफ कीजिएगा 3.65%, मुसहर 3.08%, राजपूत यानी ठाकुर 3.45%, भूमिहार 2.86%, कुर्मी 2.87%, मल्लाह 2.60%, बनिया 2.31%, और कायस्थ की कैटेगरी में आता है 0.60%। ये भी बिहार सरकार की तरफ से ये तमाम आंकड़े जारी किए गए हैं, और अब इस पर ही सियासी बवाल इस वक्त चल रहा है। जनता की सेवा के मूल मंत्र को सियासत ने अपने मुनाफे के हिसाब से बदल दिया है। कितना अगड़ा, कितना पिछड़ा, किसका दाव कितना है तगड़ा, फिलहाल सियासत ने इसी को अपना मूल मंत्र बना लिया है। कैसे, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। जातीय सर्वे का जो निचोड़ निकल करके आ रहा है वो क्या है? अगड़ा वर्सेस पिछड़ा 15.52% और लगभग 63% इसका भी सोर्स बिहार सरकार का है। तो अब कहीं ना कहीं ये पूरी जातिगत जनगणना जो है वो सियासी एक पलड़े में खड़ी हो जाती है, क्योंकि आने वाले दिनों में चुनाव है, और ये कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा, कहीं ना कहीं फायदा नीतीश कुमार के लिए होगा। धर्म के आधार पर अगर बिहार की सियासत की तस्वीर बनाई जाए तो पता चलता है कि बिहार में कितने हिंदू हैं और कितने मुसलमान हैं, ये भी आप समझ लीजिए। बिहार में किस धर्म की कितनी आबादी है, इसको समझने के लिए ये आंकड़े देखने जरूरी हैं। हिंदू की आबादी है 81.99%, वहीं मुस्लिमों की आबादी है बिहार में 17.7%, ईसाई की है 0.057% और सिख हैं 0.11%। बौद्ध धर्म के लोग जो बिहार में हैं वो हैं 0.85%, जैन हैं 0.009% और अन्य वर्ग जो आते हैं वो है 0.127%, और कोई धर्म नहीं, यानी जो किसी भी धर्म को ना मानता हो वो है 0.0016%।
ये भी बिहार सरकार की तरफ से जारी किया गया है और अब इसी पर लगातार सियासी जो बयानबाजी है वो शुरू हो चुकी है। जातीय सर्वे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनना चाहिए। अभी रिजल्ट आया है, अब उसके बाद सबकी आर्थिक स्थिति का एक एक परिवार का भी ले लिया गया, तो करके भी सब कुछ उसको भी कर रहा है, सबको जानकारी भी दे देगा और कुल मिला करके कल प्रेजेंट करवा देंगे एक एक जगह। सीधा कल सबके मीटिंग में एक एक बात को रख देगा और उसके बाद सब लोगों का राय लेकर के और सरकार की तरफ से जो जरूरी होगा आगे कदम उठाएंगे। आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। तो देखा आपने, पहले तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव इसकी वकालत करते थे और अब नीतीश कुमार कर रहे हैं और जाहिर तौर पर इस वक्त सरकार उनकी है तो वोट के प्रतिशत को गिनने की पूरी जिम्मेदारी और दारोमदार नीतीश कुमार ने अपने कंधे पर उठाया है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को अपने विकास का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था। गिरिराज सिंह ने कहा कि जातीय जनगणना बिहार की गरीब जनता में भ्रम फैलाने के सिवाय कुछ भी नहीं है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने भी नीतीश कुमार सरकार पर हमला बोला है। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। एकदम जातीय जनगणना में भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण समर्थन था और हम लोगों ने इसमें समर्थन देकर इसको पास कराया था। आज जो जातीय सर्वेक्षण आए हैं इसका अध्ययन करेगी भारतीय जनता पार्टी, किस मैकेनिज्म से इसको किया गया। जब आपने जातीय जनगणना किया तो ये तय हुआ था कि उसमें आर्थिक और सामाजिक तौर पर किसका उत्थान हुआ किसका नहीं हुआ, इसको भी जारी करना। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारियां इस वक्त शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से एयरफोर्स के विमान से उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचे। उदयपुर से प्रधानमंत्री मोदी हेलीकॉप्टर से चित्तौड़गढ़ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने हेलीपैड से मंच तक खुली जीप में रोड शो भी किया। पीएम नरेंद्र मोदी का मेवाड़ी पगड़ी पहन करके वहां पर स्वागत करवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में सावलिया सेठ मंदिर में दर्शन किए। पीएम मोदी ने तकरीबन 7,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। पीएम मोदी ने राजस्थान को सौगात देते हुए कई योजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन भी वहां पे किया, तो कई योजनाओं का शिलान्यास भी उनके हाथों किया गया। तो क्या कुछ खास है, क्या सौगात दी गई है, ये भी आपको बता देते हैं। राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात, इन प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल उद्घाटन हुआ। 7,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास उन्होंने किया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा का स्थायी कैंपस भी वहां बनाने की योजना रखी गई। महसाणा भटिंडा गैस पाइपलाइन परियोजना का और शुभारंभ भी उनके हाथों हुआ। पाली हनुमानगढ़ खंड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का अजमेर में LPG बॉटलिंग प्लांट रखा गया है। आबू रोड में हिंदुस्तान पेट्रोलियम का LPG प्लांट रखा गया। स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत नाथद्वारा में पर्यटन, इसकी सेवाएं और सुविधाओं का विकास भी उनके हाथों हुआ। वहीं नेशनल हाईवे 52 पर
दरा झालवाड़ा तीनधार खंड पर निर्मित 4 लेन सड़क का उद्घाटन भी उनके हाथों हुआ। चित्तौड़गढ़ में नीमच रेल लाइन का दोहरीकरण करवाया जाएगा और चित्तौड़गढ़ में कोटा रेल लाइन का भी विद्युतीकरण वहां पर किया जाएगा। तो इतनी सारी योजनाएं प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रखी गई। राजस्थान की पीएम मोदी को ये सौगात दी गई है। इन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है। सवाई माधोपुर शहर में राष्ट्रीय राजमार्ग, इसके साथ ही 552 ई के 76 किलोमीटर पर रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण और चौड़ीकरण का कार्य भी वहां उनके हाथों हुआ है। यानी इन तमाम चीजों का शिलान्यास उनके हाथों रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की जनता को गारंटी देते हुए कहा कि सूबे में बीजेपी की सरकार बनने पर हर गरीब को पक्की छत दी जाएगी और हर घर तक नल कनेक्शन दिया जाएगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान ने कांग्रेस की विदाई का मन अब बना लिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी इस बात को जानते हैं कि उनकी विदाई होने वाली है और राजस्थान में बीजेपी आने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि राजस्थान में बीजेपी आएगी और दंगे रुकवाएगी। राजस्थान की जनता का संदेश कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंच चुका है। यहां मुख्यमंत्री गहलोत जी को भी पता है कि कांग्रेस सरकार की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। और आपने सुना होगा, इसका मेरे पास सबूत है। दिल्ली में बैठे हुए कुछ लोगों को भले भरोसा ना हो कि गहलोत जी जा रहे हैं, लेकिन गहलोत जी को खुद को भरोसा है कि वो जा रहे हैं। और इसलिए गहलोत जी ने भी एक प्रकार से भाजपा को बधाई दे दी है। राजस्थान कह रहा है, राजस्थान विश्वास से कह रहा है, राजस्थान बड़े भरोसे से कह रहा है, भाजपा आएगी, गुंडागर्दी जाएगी। भाजपा आएगी, दंगे रुकवाएगी। भाजपा आएगी, पत्थरबाजी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, बेईमानी रुकवाएगी। भाजपा आएगी, महिला सुरक्षा लाएगी। भाजपा आएगी, रोजगार लाएगी। भाजपा आएगी, समृद्ध राजस्थान बनाएगी। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान में हो रहे अपराध को लेकर के भी कांग्रेस सरकार को घेरा है। सुनिए। इस मेवाड़ की धरती को साक्ष्य रख करके कहना चाहता हूं, जब यहां से खबरें आती है, बहुत दुखी मन हो जाता है, बहुत तकलीफ से अनुभव करता हूं। और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं, आज जब अपराध की बात आती है, तो कौन सा राज्य टॉप पर आता है? कौन सा राज्य? ये हमारा राजस्थान। आज जब अराजकता, दंगे, पत्थरबाजी की बातें होती है, तो कौन से राज्य का नाम बदनाम होता है? हमारा राजस्थान। आज जब महिलाओं, दलितों, पिछड़ों पर अत्याचार की बात होती है, तो कौन सा राज्य आज सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है? ये हमारा राजस्थान। क्या आपने, मैं राजस्थान की जनता को बड़े दर्द के साथ, बड़े दुख के साथ, बड़ी तकलीफ के साथ मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने 5 साल पहले इसके लिए कांग्रेस को वोट दिया था? तो वही कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राजस्थान का हर दंगाई, हर भ्रष्टाचारी खुद को सरकार समझता है।
हर गुंडा, हर दंगाई, हर अत्याचारी, कांग्रेस का हर नेता खुद को राजस्थान की सरकार मान बैठा है। मेरे परिवारजनों, आप मुझे बताइए, राजस्थान में ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? ऐसी सरकार को रहना चाहिए क्या? एक दिन भी रहना चाहिए क्या? राजस्थान को ऐसी सरकार चलेगी क्या? मेवाड़ की आवाज पूरे राजस्थान की आवाज है।